एवरीवन, दिस इज एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर IQ। इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को करेंगे जो आगे आपके बिहार जुडिशल सर्विस में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप और इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में कितना गैप या इंटरवल होता है मैक्सिमम? तो मैक्सिमम इसमें कितना होगा? A 30 डेज, B 50 डेज, C 6 मंथ्स एंड D 12 मंथ्स। तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारा है C 6 डेज। ठीक है। सेकंड देखेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस राजा मन्नार कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड? हमें बताना है राजा मन्नार कमेटी किस पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, बनाई गई थी। A इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, B डायरेक्ट टैक्सेस, C सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन एंड D इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सेकंड का ऑप्शन हमारा है C सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन इंक्वायर कमेटी सेटअप हुई थी तमिलनाडु की DM की गवर्नमेंट के द्वारा ऑन 2 सितंबर 1969 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर PV राजा मन्नार। ठीक है। टू कंसिडर द एंटायर क्वेश्चन रिगार्डिंग रिलेशनशिप दैट शुड सब्सिस्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन अ फेडरल सेटअप। ठीक है। फेडरल सेटअप में कोई भी सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन था उसके लिए यहाँ पे PV राजा मन्नार के द्वारा ये कमेटी सेटअप की गई थी। थर्ड देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। और ये बताना है कि जो वुमेन चीफ मिनिस्टर है कौन से स्टेट की है, यहाँ पे जो दे रखा है वो गलत है या सही है। A सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की, B नंदिनी सतपथी उड़ीसा, C शशिकला काकोदकर गोवा एंड D ऑल आर करेक्ट। तो थर्ड का ऑप्शन हमारा यहाँ पे D है, ऑल आर करेक्ट। ये सारा ठीक है। जो सुचेता कृपलानी है वो उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, उड़ीसा की नंदिनी सतपथी थी और गोवा की शशिकला काकोडकर। तो इस हिसाब से D करेक्ट है। ठीक है। फोर्थ देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग कमेटी ऑफ लोकसभा इज असिस्टेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? हमें बताना है लोकसभा की कौन सी कमेटी यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा असिस्ट की जाती हैं। A एस्टिमेट कमेटी, B पब्लिक कमेटी, C जॉइंट कमेटी ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस एंड D जॉइंट कमेटी ऑफ ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट। तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा B है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करते हैं एंड विच आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करती है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ अ स्टेट? हमें बताना है कि कौन सी क्वालिफिकेशन है जो स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट में यूज होती है। A शुड बी अ वन, देखिए यहाँ पे 1 2 नंबर्स हैं, 1 2 3। फर्स्ट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड शुड नॉट बी रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ विच ही शी वर्क एज गवर्नर, C शुड हैव completed the age of 35 years and select the correct option from the codes given below. A only 1 and 2, B only 1 and 3, C only 1 and D only 1 2 and 3। तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारा है यहाँ पे B 1 and 3 ओनली। जो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं उसके लिए वो जो पर्सन है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उनकी 35 ईयर्स एज कंप्लीट होनी चाहिए। 6 देखेंगे। Many key features of the constitution such as federal structure of government, provincial autonomy, bicameral central legislature and principle of separation of power are directly taken from। काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर है जैसे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हो गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो गई, बाइकमरल सेंट्रल लेजिस्लेचर हो गया और सेपरेशन ऑफ पावर हमारा, ये कहाँ से डायरेक्टली लिया गया है? A नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, B गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, C गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड D इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो 6 का ऑप्शन हमारा C गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 7 देखेंगे।
What are dilatory motion in context with the procedure in parliament? A. General discussion on budget. B. Discussion on cut motion. C. Adjournment or delay of the debate on records. D. Deletion of words, phrases and expressions from the records of procedure. तो सेवेंथ का ऑप्शन हमारे यहाँ पे है सी, एडजॉर्नमेंट्स और डिले ऑफ द डिबेट ऑन बिल्स. देखिए जो डायलेटरी मोशन होता है रिफर करता है मोशंस को दैट सीक इन एडजॉर्नमेंट, डिले, रिटार्ड ऑफ द डिबेट ऑन बिल्स, मोशंस और रेजोल्यूशंस. 8 देखेंगे. लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल. हु वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द काउंसिल. जो लॉर्ड कैनिंग थे वो उन्होंने नॉमिनेट किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को. उसमें से बताना है इसमें से हु वॉज नॉट द पार्ट ऑफ काउंसिल. तो इनमें से कौन काउंसिल के पार्ट नहीं थे. ए. राजा ऑफ बनारस. बी. महाराजा ऑफ पटियाला. सी. सर दिनकर राव. एंड डी. ऑल वर इन द काउंसिल. तो 8th का आंसर डी, ऑल वर इन द काउंसिल. देखिए इन 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो है वाइसरे थे ब्रिटिश इंडिया के, और उन्होंने 3 इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया था. राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड श्री सर दिनकर राव हु वाज द पार्ट ऑफ काउंसिल. 9 देखेंगे. विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. हमें बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल ने मेंशन किया हुआ है, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है उसमें कहाँ मेंशन किया गया डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. यूनियन एंड स्टेट की जो पावर्स है उसके डिवीज़न के बारे में कौन से शेड्यूल में बताया गया है. ए. 6 शेड्यूल. बी. 7 शेड्यूल. सी. 8th शेड्यूल एंड डी. 9th शेड्यूल. तो 9th का ऑप्शन हमारा यहाँ पे है बी, 7th शेड्यूल. देखिए 7 शेड्यूल डिवाइड करता है पावर को यूनियन एंड स्टेट की इन द फॉर्म ऑफ 3 लिस्ट. लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट एंड 2nd स्टेट लिस्ट एंड 3 कॉन्करेंट लिस्ट. और जो यूनियन लिस्ट है वो कंटेन करता है टोटल 100 सब्जेक्ट्स को. यूनियन लिस्ट क्या कंटेन करता है 100 सब्जेक्ट्स, और स्टेट लिस्ट कंटेन करता है 61 सब्जेक्ट्स को, और कॉन्करेंट लिस्ट करता है कंटेन 52 सब्जेक्ट्स को. देखिए क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है काफ़ी सारे स्टेट्स में कि जो CRPC है वो कौन सी लिस्ट में आता है. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारी कौन सी लिस्ट में आता है, ये हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में बताया गया. ठीक है. 10 देखेंगे. 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग. ए. पंचायती राज सिस्टम. बी. शेड्यूल ट्राइब. सी. एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. डी. एंटी डिफेक्शन लॉ. हमें बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th शेड्यूल है वो डील किससे करता है. ए. पंचायती राज सिस्टम से. बी. शेड्यूल ट्राइब से. सी. एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स से. और एंटी डिफेक्शन लॉ से. तो 8th का ऑप्शन हमारा है यहाँ पे, तो 10th का ऑप्शन है हमारा यहाँ पे सी, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. 10th का ऑप्शन सी करेक्ट है. ठीक है. 11 देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ए. आर्टिकल 300 to 306. बी. आर्टिकल 401 to 407. सी. आर्टिकल 365 to 387. डी. आर्टिकल 301 to 307. तो 11th का ऑप्शन है हमारा डी, 301 to 307. ये पार्ट 13 में, ठीक है, पार्ट 13 में डील करता है. जो हमारा पार्ट 13 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बताया गया आर्टिकल 301 to 307 के बारे में. ठीक है. 12 देखेंगे. हु इज़ द कॉमन चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल. हमें बताना है कि 5 जोनल काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, कौन है. ए. यूनियन होम मिनिस्टर. बी. प्राइम मिनिस्टर. सी. प्रेसिडेंट एंड डी. गवर्नर. तो 12th का ऑप्शन हमारा ए है, यूनियन होम मिनिस्टर. 13 देखेंगे. हु कैन रिवोक नेशनल इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी को कौन रिवोक कर सकता है, कौन ख़त्म कर सकता है. ए. प्रेसिडेंट. बी. प्राइम मिनिस्टर. सी. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डी. नन ऑफ द अबव. तो 13 ए का है हमारा ए, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के द्वारा नेशनल इमरजेंसी को रिवोक किया जा सकता है. 14 देखेंगे. विच टाइप ऑफ मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी.
ए सिंपल मेजॉरिटी, बी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सी स्पेशल मेजॉरिटी एंड डी स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। तो 14 का ऑप्शन हमारा है ए सिंपल मेजॉरिटी। 15 देखेंगे, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ मिनिस्टर एंड डी चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। तो 15 का ऑप्शन हमारा डी है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। ठीक है, गवर्नर को ओथ हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाई जाती है, और अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट है किसी भी कारण से तो जो कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबल होती है उन्हें ओथ दिलाने की। 16 देखेंगे, हु डिटरमाइंस द सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो पेंशन, सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस और जो छुट्टियां हैं, लीव्स हैं, वो कौन डिटरमाइन करता है? ए पार्लियामेंट, बी राज्यसभा, सी स्टेट लेजिस्लेचर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो 16 का ऑप्शन हमारा है ए पार्लियामेंट। 17 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजन टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हमें बताना है कौन से आर्टिकल में या कौन से आर्टिकल के प्रोविजन में ये बताया गया और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन है उसको रेगुलेट कैसे कर सकते, कहाँ करेंगे। ठीक है, तो ए आर्टिकल 233 टू 237, बी आर्टिकल 211 टू 222, सी आर्टिकल 200 टू 210 एंड डी आर्टिकल 181 टू 200। तो 17 का ऑप्शन हमारा ए है, आर्टिकल 233 टू 237। ये हमारे कौन से पार्ट में? ये पार्ट 16 में, सॉरी पार्ट 6 में। ठीक है, पार्ट 6 बात करता है हमारे 233 से 237 आर्टिकल के बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में, कि कैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करने को रेगुलेट किया जाएगा। 18 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म ऑफ पंचायत कोर्ट विच ट्राई पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ए न्याय पंचायत, सेकंड ग्राम कचहरी, थर्ड अदालती पंचायत, फोर्थ पंचायत अदालत। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फॉर्म है पंचायत कोर्ट की जो सिविल और क्रिमिनल केसेस के पैटी केसेस को देखती है। ए ओनली 1, बी ओनली 2 and 4, सी ओनली 3 एंड डी 1, 2, 3 and 4। तो 18 का ऑप्शन हमारा डी है, 1, 2, 3 and 4 ऑल आर करेक्ट। 19 देखेंगे, हु इस्टेब्लिशेज इंटरस्टेट काउंसिल। इंटरस्टेट काउंसिल को कौन इस्टेब्लिश करता है? ए द पार्लियामेंट, बी द वाइस प्रेसिडेंट, सी द प्रेसिडेंट एंड डी द प्राइम मिनिस्टर। तो 19 का ऑप्शन हमारा सी है, द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो इंटरस्टेट काउंसिल को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू इफेक्ट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 20 देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट। A, judges should expand their role in social policy making. B, judges should overstep to protect the rights of the individual. C, judges should not indulge in law making. And D, progressive political values should influence judicial opinion. तो 20 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे C करेक्ट है, judges should not indulge in law making. जजेस जो है ना किसी भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई किसी भी चीज़ के बारे में अपनी पर्सनल ओपिनियन को नहीं रख सकते। ठीक है, 21 देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स अ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स अंडर विच आर्टिकल। ए आर्टिकल 32, बी आर्टिकल 76 एंड सी आर्टिकल 144 एंड डी आर्टिकल 226। हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट्स इशू होती हैं, तो वो हमारी होती है आर्टिकल 226 में। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट में बताया कि जो हाई कोर्ट है वो रिट्स को इशू कर सकता है। तो 21 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। ठीक है, 22 देखेंगे, विच आर्टिकल मेक्स स्पेशल प्रोविज़न फॉर द स्टेट ऑफ नागालैंड। हमें बताना है कौन से आर्टिकल ने स्टेट ऑफ नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना रखा है। ए आर्टिकल 370, बी आर्टिकल 371, सी आर्टिकल 371 ए एंड डी आर्टिकल 371 आई। तो 22 का ऑप्शन हमारा सी है, आर्टिकल 371 ए।
23 देखेंगे, इन विच ईयर वॉज द गडगिल कमेटी ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूटेड। हमें बताना है कि कौन से साल में जो गडगिल कमेटी है ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम में बनी है। ए 1979, बी 1971, सी 1980 एंड डी 1988। तो 23rd का ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट है, 1988। देखिए जो गडगिल कमेटी है ऑन पॉलिसी एंड प्रोग्राम में वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी इन द ईयर 1988 में बाय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और इन्होंने इनकी जो मतलब चेयरमैनशिप थी इसकी, इट वर्कड अंडर चेयरमैनशिप बाय वी.एन. गडगिल। ठीक है, वी.एन. गडगिल। और दिस कमेटी वॉज आस्क्ड टू पॉन्डर ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउ बेस्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कुड बी मेड इफेक्टिव। कैसे पंचायती राज सिस्टम को हम इफेक्टिव बना सकते हैं, इस कमेटी में हमारी बात की गई थी। ठीक है, 24 देखेंगे, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत फॉर द शेड्यूल कास्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए हमें बताना है जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन होता है पंचायत में, वो कौन से स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है। ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड एंड डी मणिपुर। तो 24 का ऑप्शन हमारा बी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 25 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी इन इंडिया। हमें बताना है इसमें से कौन सा एसोसिएटेड है जो अर्बन लोकल बॉडी की डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करता है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, सी बोथ ऑफ देम एंड डी नन ऑफ देम। तो 25 का ऑप्शन हमारा सी है, बोथ ऑफ देम। 26 देखेंगे, विद रिगार्ड टू जम्मू एंड कश्मीर reorganization bill 2019, what reason have been cited for the creation of 2 new union territories? A, internal security situation, B, demand of the people of Ladakh to give it the status of a union territory, C, both of them and D, none of them। तो 26 का ऑप्शन हमारा सी है, both of them। 27 देखेंगे, what is the maximum age till which chairman of National Human Rights Commission can hold office? हमें मैक्सिमम एज बतानी है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन है वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, कितनी साल तक। ए 60 ईयर्स, बी 62 ईयर्स, सी 65 ईयर्स, डी 70 ईयर्स। तो 27 का ऑप्शन हमारा डी है। 28 देखेंगे, हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? ए पार्लियामेंट, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी सुप्रीम कोर्ट। तो ये 28 का ऑप्शन हमारा डी है, बी है प्रेसिडेंट। ठीक है, सॉरी 28 का ऑप्शन हमारा बी है प्रेसिडेंट। 29 देखेंगे, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन जुलाई 2002। जब डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जुलाई 2002 में, उसके चेयरमैन उस वक्त कौन थे? ए जस्टिस दीपक मिश्रा, सी बी जस्टिस कुलदीप सिंह, सी जस्टिस रंगानाथ मिश्रा एंड डी नन ऑफ द अबव। तो 29 का ऑप्शन हमारा बी है, सी जस्टिस कुलदीप सिंह। 30 देखेंगे, एज पर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सबमिट्स हिज ऑडिटर रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ सेंटर टू प्रेसिडेंट। हमें बताना है कि कौन से आर्टिकल में जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करते हैं सेंटर। ठीक है, ए प्रेसिडेंट को, ए आर्टिकल 130, बी आर्टिकल 145, सी आर्टिकल 150 एंड डी आर्टिकल 151। तो 30 का ऑप्शन हमारा डी है, आर्टिकल 151। 31 देखेंगे, हु अपॉइंट्स द लोकायुक्त। ए चीफ मिनिस्टर, बी हाई कोर्ट जज, सी गवर्नर एंड डी नन ऑफ द अबव। तो 31 का ऑप्शन हमारा सी है, गवर्नर। 32 देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग authorities decides how far the fundamental rights can apply to the member of the armed force in India। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया में कितना एप्लीकेबल हो सकते हैं, कहाँ तक। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी आर्म फोर्सेस देमसेल्फ एंड डी आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। तो 32 का ऑप्शन हमारा बी है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, टू डिसाइड द जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो डिसाइड करता है फॉर द फंडामेंटल राइट्स कैन अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेज इन इंडिया इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट्स अंडर आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34। ठीक है, आर्टिकल 33 एंड 34 ये हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में बात करता है। ठीक है, कि हम कितना फंडामेंटल राइट्स उनको एप्लीकेबल हो सकता है, कहाँ तक।
33 देखेंगे, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंसिस्टेड ऑफ, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो कंसिस्ट करते हैं ए लोकसभा एंड राज्यसभा, बी लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, सी लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, डी लोकसभा राज्यसभा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 33 का ऑप्शन हमारा बी है, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, 34 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। हमें बताना है इसमें से फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के। ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी प्रोफेसर हरेंद्र कुमार मुखर्जी एंड डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो 34 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और उसे उन्हें टेम्परेरी चेयरमैन भी कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। when it met on 9 दिसंबर 1946 में, जब 9 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली थी तब क्या हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे वो टेम्परेरी चेयरमैन भी थे। ठीक है, 35 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 to 1947। हमें बताना है कि इंटरिम गवर्नमेंट 1946 to 1947 में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुई थी उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ए मोतीलाल नेहरू, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल एंड डी सी राजा गोपालाचारी। तो 35 का ऑप्शन हमारा है हमारा यहाँ पे बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 36 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, ए फोर्थ प्रेसिडेंट, बी फिफ्थ प्रेसिडेंट, सी सिक्स प्रेसिडेंट एंड डी सेवंथ प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर 36 का सी, सिक्स प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए जो श्री नीलम संजीवा रेड्डी थे वो पहले पर्सन थे जो इलेक्ट किए गए थे अनअपोज्ड। ठीक है, वो कौन, अब क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड एज अ प्रेसिडेंट। तो वो थे कौन, हमारे श्री नीलम संजीवा रेड्डी, और ये 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे। 37 देखेंगे, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो डायरेक्टिव पॉलिसी है हमारी पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो अडॉप्ट हुई थी कहाँ से, तो ये हमारी हुई थी डी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होता है, डी। 38 देखेंगे, राइट टू वोट इज ए पॉलिटिकल राइट, बी सिविल राइट, सी इकोनॉमिक राइट एंड डी लीगल राइट। तो 38 का ऑप्शन हमारा है ए पॉलिटिकल राइट। हाउ लिबर्टी कैन बी लिमिटेड, लिबर्टी कैसे लिमिटेड हो सकती है, ए बाय रूल, बाय लॉ, बाय अथॉरिटी एंड बाय इक्वालिटी। तो 39 का ऑप्शन हमारा है बी, बाय लॉ। 40 देखेंगे, हु डिटरमाइंस द टर्म एंड मेंबरशिप ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मेंबरशिप और टर्म को कौन डिटरमाइन करता है, ए होम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट ऑफ रूलिंग पार्टी, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड डी वाइस प्रेसिडेंट। तो 40 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 41 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट से यहाँ रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ए द क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट, बी द अगस्त ऑफर ऑफ 1940 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट, सी द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर टू फंडामेंटल राइट। तो 41 का ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी है, द नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स। 42 देखेंगे, विच अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। हमें बताना कौन से अमेंडमेंट ने ऑब्लिगेटरी किया था प्रेसिडेंट के ऊपर कि वो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए एसेंट देनी ही पड़ेगी, ए 21st, बी 24th, सी 29th एंड डी 31st।
तो 42 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी है 24। 43 देखेंगे, हु कैरेक्टराइजेज द इंडियन सिस्टम एज एक्सट्रीमली फेडरल। एक्सट्रीमली फेडरल इंडियन सिस्टम हमारा एक्सट्रीमली फेडरल है, ये किसने कैरेक्टराइज किया था? ए श्री पॉल एप्लेबी, बी केसी वेरे, के संथानम एंड डी मॉरिस जोन्स। तो 43 का ऑप्शन हमारा है ए पॉल एप्लेबी, एप्पल वाई, ठीक है। 44 देखेंगे, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाते हैं? ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी प्रेसिडेंट एंड डी प्राइम मिनिस्टर। तो 44 का ऑप्शन हमारा सी प्रेसिडेंट। 45 देखेंगे, ऑन हुज रिकमेंडेशन वॉज द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स क्रिएटेड। किसके रिकमेंडेशन से जो हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी क्रिएट हुई थी? ए पंची कमीशन, बी सरकारिया कमीशन, सी कृष्ण मेनन कमेटी एंड डी फजल अली कमीशन। तो 45 का ऑप्शन हमारा है सी। 45 का ऑप्शन सी करेक्ट है। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग वॉज क्रिएटेड इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री कृष्ण मेनन कमेटी, ठीक है। 46 देखेंगे, व्हाट वॉज द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओरिजिनल स्ट्रेंथ क्या थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की? ए 8, बी 12, सी 15 एंड डी 20। तो 46 का ऑप्शन हमारा ए है 8। 47 देखेंगे, हु एडमिनिस्टर ओथ टू अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट होते हैं उनको ओथ कौन दिलाते हैं? ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 47 का ऑप्शन हमारा बी है प्रेसिडेंट। 48 देखेंगे, हु एस्टैब्लिशेज अ रिवर बोर्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे कौन रिवर बोर्ड को एस्टैब्लिश करता है? ए लोकसभा, बी प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 48 का ऑप्शन हमारा डी है सेंट्रल गवर्नमेंट। 49 देखेंगे, हु अपॉइंट्स द जज ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट। इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? ए प्रेसिडेंट, बी चीफ जस्टिस, सी प्राइम मिनिस्टर, डी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 49 का ऑप्शन हमारा ए है प्रेसिडेंट। 50 आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51 of Indian Constitution mainly deals with directive principle of state policy given in dash of Indian Constitution. A part 2, B part 3, C part 4 and D part 5. तो 50 का ऑप्शन हमारा है C part 4, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बिहार जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है। और आपको कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैचेस स्टार्ट हैं और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।